बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप देख रहे हैं सच सवेरा। मैं हूँ आपकी मेज़बान महविश रादी और मेरे साथ हैं अज़हर अली आबदी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। उम्मीद करते हैं हमारे नाज़रीन ठीक होंगे, खैर वाफियत से होंगे। खूबसूरत सुबह का आगाज़ हो चुका होगा। आप सब जानते हैं कि सच सवेरा की स्पेशल ट्रांसमिशन पासबान मिल्लत यानी कि अशरा कायद हम मना रहे हैं और आज आखिरी प्रोग्राम है। यकीनन इंतहाई अहम टॉपिक होगा। मौजू क्या है ये आप बताइए नाज़रीन को। जी, यानी तमाम प्रोग्राम्स को समेटने वाला प्रोग्राम, और हमने इसमें ये चाहा कि कायद आज़म पर जितनी अच्छी किताबें लिखी गई हैं, जितनों का भी हम अहाता कर सकें उस पर बात करेंगे। और हमने कुछ और प्रोग्राम्स में भी जिक्र किया कि जो कामयाब लोग होते हैं, उन कामयाब लोगों में जो कामयाबी की ट्रेट्स या कामयाबी के जो गुर होते हैं, उनमें से देखा गया है गुर ये है कि वो कामयाब लोगों की बायोग्राफीज़ पढ़ते हैं। बिल्कुल ऐसे। इसीलिए बायोग्राफीज़ जो हैं या सवाने, ऑटोबायोग्राफी भी और जो दूसरा कोई लिखता है सवाने बायोग्राफी, वो दुनिया में सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली किताबों में से एक होती हैं। और मैं तो ये देखता हूँ कि जिन कौमों में बायोग्राफीज़ पढ़ने का रिवाज है वो कौमें ज़रूर तरक्की करती हैं। जैसे आपने कहा आखिरी प्रोग्राम, तो पहले प्रोग्राम में भी एक शख्सियत हमारे साथ मौजूद थी और अब आखिरी में भी वो हैं जनाब डॉक्टर रियाज अहमद साहब। इनका तारुफ क्या करवाएं, लिविंग लेजेंड हैं और कायद आज़म के हवाले से जो अथॉरिटी ये हैं वो शायद ही कोई, बल्कि यकीनन कोई नहीं है। जो आखिरी मेरी इत्तला थी उस तक 30 किताबें डॉक्टर साहब ने सिर्फ कायद आज़म पर लिखी थी। बाकी किताबें और हैं लेकिन कायद आज़म पर 30 किताबें। अब शायद ज़्यादा हो गई हो डॉक्टर साहब। और हमारे साथ प्रोफेसर डॉक्टर साजिद अवाम साहब मौजूद हैं। आप भी हमारे मुल्क की मारूफ यूनिवर्सिटी से मुंसलिक हैं और एक इदारा जो गालिबन डॉक्टर साहब ही ने कायम किया था। कायम पहले से मैंने कुछ उसको आपने जी आपको भी वेलकम करना है जी, तो डॉक्टर साजिद अवान उस इदारे के सरबराह हैं। और लाइब्रेरी एक बहुत मुक़्तदर और बहुत अच्छी लाइब्रेरी आप चलाते हैं, उसको हेड करते हैं। दोनों शख्सियात का शुक्रिया। थैंक यू डॉक्टर साहब, मौजू तो बहुत वसी है। कायद आज़म पर बेशुमार किताबें लिखी गई। मैंने कहीं पढ़ा और बहुत पहले पढ़ा कि 2000 किताबें तो ऐसी हैं कि जो शायद गिनी जा चुकी हैं उन पर। लेकिन हम चाहेंगे कि ऐसी किताबों का जायज़ा पेश किया जाए जो आज के दौर में भी रेलेवेंट हैं और यंग जनरेशन को इंडिविजुअली और हमारी कौम को कलेक्टिवली तरक्की करने के लिए कायद आज़म की वो बायोग्राफीज़ या उनसे मुतालिक वो किताबें ज़रूर पढ़नी चाहिए। बिस्मिल्लाह। पहले मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ, आपका बेटा और सच टीवी का, कि आपने अशराए कायद आज़म पे खूबसूरत प्रोग्राम किए हैं। और ये पाकिस्तान के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में वाहिद चैनल है जिसने कायद आज़म के साथ इतने लंबे 2-2 घंटे के 10 रोज़ तक प्रोग्राम किए हैं और पिछले 10 साल से कर रहे हैं। और ये कायद आज़म के साथ इस चैनल की मोहब्बत की बहुत बड़ी निशानी है। तो माशाल्लाह ये बड़ी बात है। और कायद आज़म हमारे लिए एक बानी पाकिस्तान खाली नहीं है, बल्कि उसके फरमुदात, उसके ख़यालात, उसकी तकारीर आज भी अगर पढ़ें तो ऐसे लगता है कि कायद आज़म आज भी कहीं पीछे बैठा हुआ है और बोल रहा है और आज के मसाइल को भी उसकी तकरीरें एड्रेस कर रही हैं। बिल्कुल, ये कमाल की बात है। बिल्कुल। बाकी जहाँ तक किताबों का जिक्र है, मैं इससे पहले एक बात और करना ज़रूर कीजिए डॉक्टर साहब। वो ये करना चाहता हूँ कि बड़ी बड़ी शख्सियात होती हैं कि ज़्यादातर शख्सियात तारीख़ में ऐसी होती हैं, वो खुद चाहती हैं कि मैं खुद ऑटोबायोग्राफी लिखूं या खुद लोगों से लिखवाते हैं। कायद आज़म वो शख्सियत नहीं है। बिल्कुल सही है जी, बिल्कुल। इसमें अगर उनके साथ के 3-4 लोगों का जिक्र किया जाए तो हम ऐसे ही जिक्र करते हैं जिस तरह उनके साथी महात्मा गांधी हैं या जवाहरलाल नेहरू हो, मोतीलाल नेहरू है और कायद आज़म। इन लोगों ने, महात्मा गांधी और नेहरू ने अपनी ऑटोबायोग्राफी खुद भी लिखी है और लोगों से लिखवाई भी है। बिल्कुल सही बात है। कायद आज़म वो ज़ात है, उसने अपनी ज़ात के हवाले से ना किसी को कहा तुम लिखो, ना खुद ऑटोबायोग्राफी लिखी है। और उस पर उसका मैंने जो ये प्रूफ मेरे पास, उनके जो 40 से 44 तक M.H. सैयद उनके प्राइवेट सेक्रेटरी रहे। जी। मैंने सन 82 में उनका इंटरव्यू किया। उनकी किताब है
मोहम्मद अली जिन्ना ए पॉलिटिकल स्टडी। मैंने उनसे सवाल किया, आपने ये किताब बड़ी अच्छी लिखी है और बड़ी पायदार किताब है, लेकिन मेरा कि क्या ये कायदे उनके इमाम पे लिखी है या खुद लिखी है? सही, ये मैंने उनसे सवाल किया। उन्होंने कहा नहीं, कायदे आज़म से मैं इमामत पे नहीं लिखी है, हाँ। बल्कि जब उनको मैं खुफिया लिख रहा था, जब उनको पता चला कि तुम लिख रहे हो, उन्होंने मुझे बुलाया। सही। उन्होंने कहा मिस्टर सैयद, हाँ। आर यू राइटिंग बुक ऑन मी? कहते मैं कांपना शुरू हो गया। कायदे उनको रोब इतना था। ये मेरा इंटरव्यू में कहा, मैंने सन 82 में कराची में लिया था उनकी वफात से पहले। तो मैं डरते डरते कहते नहीं बोलो, कहते यस सर। हाँ। अब कायदे तुम देखें, कमाल है, ऐसी कमाल की शख्सियत, कोई शक। कहता है लुक मिस्टर सैयद, आइदर यू राइट ए बुक ऑन मी and leave my job, and if you want to do my job, leave the book. हाय हाय, कमाल है। अब सैयद साहब ने चुप करके आ गए और कहते मेरी किताब तो काफ़ी मैंने मुकम्मल कर ली थी, मैंने डिज़ाइन लिखा और उन्होंने कहा आ गया। अच्छा, यानी ये दूसरी तरफ भी एक उधर भी कमाल है वैसे। यानी हम समझ रहे थे कि ये एक तरफ की ग्रेटनेस आप बयान कर रहे हैं, दूसरी तरफ की भी कमाल है। वाह 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 वाह। प्रोफेसर डॉक्टर साजिद अहमान साहब, आप तो एक लाइब्रेरी हेड करते हैं जो है ही हिस्ट्री, और उस पे ज़ाहिर है पाकिस्तान की हिस्ट्री और जो कायदे आज़म की बुक्स, तो आप भी जो पहले तो चलें, सवाल मेरा ये है आपसे कि आप कायदे आज़म के हवाले से किस बुक से सबसे ज़्यादा मुतासिर हैं? ठीक हुआ। एक दफ़ा फिर अब्दी साहब, इस तरफ आने से पहले चंद जो गुजारिशात है ना वो करनी बड़ी ज़रूरी है। एक तो ये बात तो हर बार हमें कहनी पड़ती है दिल से कि सच टीवी और आपकी टीम का ये बड़ा एक अनोखा अंदाज़ है कि आप ऐसे टॉपिक्स को लेते हैं, और मैं जब भी आपके किसी प्रोग्राम में आता हूँ ना तो अपने लिए 2-3 टॉपिक्स लेके जाता हूँ जो मैं अपने स्टूडेंट से फिर रिसर्च करवाता हूँ। ये बड़ा अच्छा एक ट्रेंड है कि बिल्कुल एकेडमिक ओरिएंटेशन आप जैसे और फिर डॉक्टर साहब जैसे लोग प्रोग्राम करते हैं तो टॉपिक्स तो मिलेंगे। जी, तो ये तो इम्तियाज़ है आपका और आपके चैनल का। देखिए, जहाँ तक जैसे सर ने कहा, सर तो चूँकि माशाल्लाह अथॉरिटी हैं और हमारे भी उस्ताद हैं, और इस वक्त पाकिस्तान में तो अथॉरिटी हैं ही, दुनिया में कायद पे काम करने वाले लोगों में ये टॉप, जिनके पास प्राइमरी सोर्स से इंफॉर्मेशन है। बिल्कुल ये बहुत अहम है कि आपने कायद पे एक रवायती सिलसिला करने के साथ साथ उन किताबों को का अहाता करने की भी कोशिश की जो कायद पे लिखा गया। ठीक है जी। अब जो भी बड़ी शख्सियत होती है ना सर, मैं 1-2 प्रीएम्बल्स लूँगा कि जो भी बड़ी शख्सियत होती है उसके बारे में उसके मोहब्बत या उसकी मुखालफत में एग्जेजरेशन ज़रूर होती है। जी, ठीक है। अब कायद के बारे में भी मतलब इस तरह से है कि कुछ लोगों ने मतलब कायद के असल मिशन से ज़रा हट के उन्हें देखा, यानी जो एक कौम के हीरो हैं तो दूसरी कौम के नेचुरली वो विलन हो गए। ठीक है जी। अब दूसरा ये कि जो हिंदुस्तान की सियासत में यानी जो उनकी मोहब्बत में भी कुछ लोगों ने बढ़ाने की कोशिश की और वो भी थोड़ा सा उससे निकल गए, जो इन्होंने खामखा मुखालफत करने की कोशिश की वो भी उससे ज़रा हट गए। और चूँकि मैं तारीख़ का तालिब इल्म हूँ और एक तारीख़ के इदारे को हेड करता हूँ, तो मेरा ये ख़्याल है कि हमें जैसे ये पाकिस्तान के बारे में और हमारे जो अमायदीन हैं उनके बारे में जो कुछ लिखा गया है, इन चीज़ों का अहाता करना बड़ा ज़रूरी है। इस हिसाब से मैं ये समझता हूँ कि बायोग्राफीज़ तो नॉर्मली एक तो जैसे आपने फरमाया, एक तो होती है ऑटोबायोग्राफी जो बंदा खुद लिखता है। कायद ने अपनी ज़िंदगी में कोई किताब नहीं लिखी, ना ही उन्होंने किसी को ऐसा कहा, लेकिन जो मुस्तनद हमें उनकी फैमिली से हवाला मिलता है, सबसे पहले उनकी बहन जो फातिमा जना, यानी कायद 7 बहन भाइयों में सबसे बड़े थे, फातिमा जना सबसे छोटी थी, और इनकी आपस में सबसे ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग और अटैचमेंट रही।
اور सबसे ज़्यादा उनके सियासी मिशन को भी वो समझती थीं और उनके ख़ानदानी मसाइल को और हर चीज़ को, तो उन्होंने जो लिखी माय ब्रदर, जी जी, उसमें भी मतलब है कि हमें ऐसा नज़र आता है कि उन्होंने तमाम उतार चढ़ाव जो हैं सियासी और कायद की अपनी ज़िंदगी के जो चैलेंजेस थे कि एक बिज़नेस मैन फैमिली से एक बच्चा निकलता है और एक सियासत को पढ़ना शुरू कर देता है और सियासत के मैदान में आता है, तो ये एक बिल्कुल एक गैर रवायती अंदाज़ था जो उनकी फैमिली नहीं चाह रही थी कि ऐसा हो, लेकिन उन्होंने कर दिखाया और वो ऐसा किया कि ऐसा कोई और ना कर सका। बड़ी अहम किताब का आपने जिक्र किया और उसमें सियासी ज़िंदगी और पब्लिक लाइफ के साथ साथ पर्सनल टच मौजूद है, तो वो इस किताब को एक यूनिक वो बना देती है। बिल्कुल। अब दूसरा फिर ये होता है कि एक जो बंदा उसके बारे में लोग लिखते हैं बायोग्राफीज़, वो भी हो गया। फिर एक होता है मेमोयर्स। पाकिस्तान में काफ़ी सारा काम मेमोयर्स पे हुआ, सर ने भी किया, कायद की स्पीचेस, स्टेटमेंट्स, उनके जो एड्रेसेस थे, उनकी जो तहरीरें थी, उनके हवाले से वो भी एक पूरा जना पेपर्स पूरी सीरीज़ लिखी गई। और कायद चेयर पे भी सर ने चूँकि काफ़ी काम किया, काफ़ी अरसा काम किया, तो उस हवाले से भी उनकी स्पीचेस एंड स्टेटमेंट्स। फिर एक हवाले से ये इसलिए बड़ा अहम हो जाता है आबदी साहब के एक लफ्ज़ जो है ना वो पूरी तहरीर की कॉनोटेशन को बदल देता है। बिल्कुल सही। मैं तारीख़ के चाहने वालों की नज़र ये करना चाहता हूँ कि जब कोई मौर्रिख ये लिखता है ना पाको हिंद, तो उसका मतलब और होता है। जब वो कहता है ना तारीख़ हिंद, उसका मतलब और होता है। जब वो लिखता है तारीख़ जनूबी एशिया, तो उसका मतलब और होता है। जब वो कहता है तारीख़ बरे सगीर, तो इसका मतलब और होता है। बिल्कुल ठीक है। यानी मुस्लिम स्कॉलर और पाकिस्तानी स्कॉलर्स पर्टिकुलरली जब वो लिखेगा वो इंडो पाक लिखेगा। इंडियन ऑथर जब भी लिखेगा वो इंडियन हिस्ट्री लिखेगा, वो इंडो पाक का लफ्ज़ कभी यूज़ कर ही नहीं सकता। ब्रिटिश राइटर जो लिखेगा ना वो हिस्ट्री ऑफ सब कॉन्टिनेंट लिखेगा। अमेरिकन राइटर हिस्ट्री ऑफ सब कॉन्टिनेंट नहीं लिखेगा क्योंकि सब कॉन्टिनेंट से उसे इंपीरियलिज्म की बू आती है, वो उसे साउथ एशिया कहेगा। अब एक लफ्ज़ ने पकड़ के पूरी तारीख का मिजाज बदल दिया। ठीक है। इस हवाले से हमें कायद पे लिखी जाने वाली किताबों को नॉर्मली 3-4 हिस्सों में तकसीम करके देखना चाहिए। एक वो जो पाकिस्तानियों ने लिखी, एक वो जो हिंदुस्तानियों ने लिखी, एक वो जो यूरोपियंस ने लिखी, प्राइमरीली ब्रिटिश स्कॉलर्स ने, और एक वो कैटेगरी जो अमेरिकन ने लिखी। ठीक है। बिल्कुल सही। अब इस हवाले से जो पाकिस्तान में लिखी गई उनको फर्दर हमें 2-3 कैटेगरीज में करना चाहिए, उर्दू में लिखी जाने वाली और अंग्रेजी में लिखी जाने। ठीक है। ठीक है। 80% जो लिखी गई ना, जैसे हम बायोग्राफीज़ को कैटेगराइज करते हैं ना, वो कहते हैं एक तो हो गई मतलब है कि लाइफ हिस्ट्री सिंपली, जिसे हम ये कहते हैं कि पॉपुलर बायोग्राफीज़, मतलब है कि किसी हीरो को मतलब है कि ऐसे यूटिलाइज कर देना। एक हम कहते हैं एकेडमिक बायोग्राफीज़, जिसमें हर चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली जाती है, हर चीज़ का रेफरेंस दिया जाता है और रेफरेंस से हट के कोई बात नहीं की जाती। ठीक है। एक होती है प्रॉफिटिक बायोग्राफीज़, जिसमें आप सिर्फ उनकी अच्छी अच्छी चीज़ें निकाल के ले आते हैं, वो बता देते हैं, और जो कंट्रोवर्सीज होती हैं उसमें पढ़ते ही नहीं, उसकी रोमांस में लिखते हैं। इसे रोमांटिसिस्ट बायोग्राफी कहा जाता है। एक ये है कि आप फिक्शनिस्ट लिखते हैं, आपने अलेक्जेंडर को बढ़ा के पेश करना है, आपने अशोका को बढ़ा के पेश करना है, आपने किसी करेक्टर को मतलब आइडियलाइज करना है। कायद पे जो लिखी गई ना जी, वो पाकिस्तान में पहले इस पे बात कर लेते हैं जी कि जो पाकिस्तान में लिखी गई वो 80% तो वो थी जो उनकी मोहब्बत में लिखी गई। सही बात। ठीक है जी। 20% जो है ना वो एकेडमिक बैकग्राउंड के साथ वो लिखी गई। अब उसमें लिखने वालों में जैसे बड़े बड़े सर का एक बहुत बहुत मोतबर नाम है जी। मैं यही चाह रहा था क्योंकि वो शायद अपनी किताबों का उस तरीके से जिक्र ना कर सकें, वैसे हम तो चाहेंगे करें, लेकिन आप डॉक्टर साहब की लिखी गई कि दूसरा बंदा करे ज़्यादा बेहतर। जी, तो आप डॉक्टर, बल्कि हम ऐसा करते हैं ना, पहले डॉक्टर साहब से पूछते हैं, उसके बाद फिर जो डॉक्टर साहब ने लिखी हैं वो आपसे पूछते हैं। डॉक्टर साहब अच्छी कैटेगरी के की डॉक्टर प्रोफेसर डॉक्टर साजिद अवान साहब ने, आप इसी बात को आगे बढ़ाइएगा। मैं इससे पहले मैं ये करना चाहूँगा कि थोड़ा सा
हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में बताया जाए कायदे ने पहली कौन सी लिखी, फिर जी, किस तरह फेजेस जी, बाय जी, पेज, हम पर्टिकुलर किताबों जी का जी जी ठीक। कायदे पे जो पहली किताब लिखी गई है वो 1917 में लिखी है, 18 में छपी थी, सरोजिनी नायडू की, कायदे एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी। जी, सरोजिनी ये उस नायडू जी खुद बहुत बड़ा नाम हाँ था जी, इंडियन। तो वो उस वक्त कायदे कांग्रेस का एक बहुत बड़ा लीडर था, ठीक है। जी जी उसने उसकी बड़ी स्पीचेस इकट्ठी करके कायदे आज़म की और उसका फैन के तौर पर लिखी, शी वॉज वेरी मच इन्फ्लुएंस। उसमें कोई वो शायरा भी थी, सुना है कोई पोइम वगैरह भी थी। पोएम भी हो चुका, मैं पहले प्रोग्राम में जिक्र कर चुका हूँ। उस कायदे आज़म की शान में उन्होंने 1915 के कांग्रेस के सेशन में एक पोइम इंग्लिश में पढ़ी थी, जो मेरी इस किताब के अंदर मैंने अपेंडिक्स दिया हुआ है, ये सबसे ये इनके इदारे ने छापी हुई है इसमें। अच्छा अच्छा, इसमें मैंने दी हुआ है। क्या किताब का नाम क्या है? ये कायदे मोहम्मद अली जिन्ना द फॉर्मेटिव ईयर्स 1892-1920 तक, ये मेरा पीएचडी थीसिस है। और इसमें जो मैं इंग्लैंड गया था 81 में, वहाँ से मटेरियल लिया, इंडिया ऑफिस का रिकॉर्ड, यहाँ पर मैं पीएचडी थीसिस मुझे कहा कि इस पे लेकर आए। फिर कई लोग कहें यार आपने ये गलत टॉपिक ले लिया है, इस पे एक आर्टिकल से ज़्यादा तो बनता ही नहीं है। 1920 तक आए, हम परेशानी में लगे रहे। कुछ का फिर किसी ने कहा जी इंडिया वालों ने वीज़ा नहीं दिया कि वहाँ बॉम्बे जाएं, रिकॉर्ड चेक करें। अच्छा, हमें एक ब्रेक लेना है। अच्छा, जो आपको मुश्किल टारगेट दिया गया, हमारा मुश्किल टास्क ये है कि इतनी रवां गुफ्तगू को रोक के ब्रेक लेना। इंशाल्लाह ब्रेक के बाद इस सिलसिले को हम नाज़रीन कंटिन्यू करते हैं, हमारे साथ होगा। मिलते हैं इस शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच पर स्पेशल ट्रांसमिशन पासबान मिल्लत। यकीनन कायदे आज़म से मुतल्लिक़ पूरा अशरा जो है वो बनाया गया। आज आखिरी प्रोग्राम है, बहुत ही खूबसूरत टॉपिक कायदे आज़म पे लिखी जाने वाली बुक्स का जिक्र किया जा रहा है। इस सिलसिले को जी, वो कायदे आज़म पर लिखे जाने वाली बुक्स का जिक्र किया जा रहा है, लेकिन वो हमने बात को थोड़ा और बढ़ा दिया। डॉक्टर साहब सरोजिनी नायडू की बुक का या आर्टिकल का जिक्र कर रहे थे, तो मुझे वो उन्हें बुलबुल हिंद भी कहा जाता था। बिल्कुल। तो और शायरा थी, कांग्रेस की सदर रही बाद में, तो उन्होंने कायदे आज़म पर एक पोएम लिखी थी। वो मुझे वो याद आ गई और डॉक्टर साहब को मैंने थोड़ा सा डाइवर्ट कर दिया, लेकिन डॉक्टर साहब भी हो गए और अब उस पोएम की बात करें, इसके बाद बुक तो पे आए। उसमें जो खास बात सर नायडू ने की है उसमें, वो बड़ी मार्वलस, कमाल, कि एक तो बंदा वैसे तारीफ नहीं, उसने कहा कि जिन्ना का ये तारीफ करने के बाद कंक्लूड ये कि आई हैव लर्नड 3 लेसन्स फ्रॉम मिस्टर जिन्ना। वाह वाह, 3 सबक मैंने जिन्ना की ज़ात से सीखे। एक, उस वक्त चूँकि हिंदू मुसलमान इकट्ठे थे ना अभी, जी जी, तो इकट्ठी बात हो रही, उसी एंगल में बात की है कि वो कहता है कि इंसान की लव एंड कमिटमेंट टू हिज फैमिली, जो आज भी रेलेवेंट है। जी जी, बिल्कुल सही। फिर कायदे आज़म के फिक्र ने कहा कि ए मैन शुड बी कमिटेड टू हिज रिलीजन, हर रिलीजन। अब देखिए कांग्रेस मुसलमान सारे इकट्ठे हैं, सबको कह रहा अपने मजहब से कमिटेड रहें। कमाल है ना ये बात, बिल्कुल सही बात। अपने मजहब से बगावत ना करें। देखो ना ये आज भी कितनी रेलेवेंट। जी जी, बिल्कुल सही बात। और तीसरी, लव एंड कमिटमेंट टू योर कंट्री। ये कहते ईमान की हद तक कायदे आज़म के जहन में फैला हुआ है, और मैंने ये जिन्ना से सीखा है। कमाल नहीं देखा वाकई। अच्छा, एक मैं बर्ड्स आई व्यू देता हूँ किताबों का। जी जी, अब इसके बाद जो किताबें, पहली किताब आप कहते हैं सरोजिनी नायडू की थी, सरोजिनी नायडू की, ठीक है, बिल्कुल। फिर हमने देखा फिर ज़्यादातर किताबें वो 40s में आई जब पाकिस्तान मूवमेंट के हवाले से थी, ठीक है। और उसके अंदर हमने काफ़ी किताबें, एम.एस. सैयद की भी उसी में आई है, ठीक है। और फिर हमने फिर पाकिस्तान बनने के, ये कोई पाकिस्तान बना तो 4-5 से ज़्यादा किताबें नहीं थी। ये बर्ड्स आई व्यू मालूमात होनी चाहिए। जी जी, बिल्कुल। फिर पाकिस्तान जब बना है तो उसके लिखने के जो, उसको हम 2-3 हिस्सों में हम डिवाइड कर रहे हैं तो बेहतर है। एक तो 76 डिवाइडिंग एरिया है। 76 में हम कायदे में डॉक्टर दानी मेरे सीनियर, उनकी सरवाई में मैं उनके साथ एज असिस्टेंट प्रोफेसर काम कर रहा था।
تو ہم نے قائد اعظم کی سینٹنری بنائی 7 سالہ تقریباً. ڈاکٹر احمد حسن دانی جی احمد دانی صاحب آرکیولوجسٹ تھے بہت بڑے. وہ ہمارے چیئرمین تھے اس ڈپارٹمنٹ کے. مجھے وہ ہے کہ میں نے ان سے انٹرویو کیا تھا, میں نے خود بھی. تو یہ پی سی ہوٹل پنڈی میں بھٹو صاحب بھی قائد اعظم کے بڑے فین تھے. انہوں نے کہا فوراً آئیڈیا ایکسیپٹ کر لیا اور انہوں نے کہا کہ آپ اس کو, اور آپ حیران ہوں گے بھٹو صاحب کی اگر یہ انسپریشن نہ ہوتی تو اتنی بڑی کانفرنس آج تک نہیں ہوئی ہے. مثلا کہتے ہیں اس میں 46 کنٹریز نے پارٹیسپیٹ کیا قائد اعظم پر, جو 7 سالہ جو تقریباً 1976 سب کو ہم نے ٹکٹ دیے بھٹو صاحب کے کہنے پہ, اور آئے. اس میں وزیر بھی تھے, ایمبیسڈر بھی تھے, اور یہ کوئی تقریباً ان کے 80 کے نمائندے تھے, اور 100 کو ہمارے لوکل تھے, ملا کے 200 کانفرنس تھے. تو یہ ہم نے اس کے بعد, اس سے پہلے والی جو کتابیں ہیں نا وہ ہم دیکھتے ہیں کہ جی الانا کی کتاب آ چکی ہے, میں صحیح کتاب جی الانا کی قائد اعظم جناح کتاب ہے. جی الانا ان کی فیملی سے بلانگ کرتی, اسماعیلی فیملی, اور ان کے ساتھ بڑا تعلق تھا ان کا. اور یہ جو میرٹ ہوٹل کے جو مالکان میں ارلی مالکان میں سے تھے, ٹھیک ہے, تو وہ ان کو بھی میں نے انٹرویو کیا, ٹھیک ہے. تو انہوں نے جی جو مائی بردر ہے جو آرکائیو میں پڑھی تھی, بعد میں ہمارے محترم سینئر پروفیسر ہمارے استاد بھی پروفیسر شیف المجاہد صاحب جو ڈائریکٹر, انہوں نے اس کو مائی بردر کو ایڈٹ کر کے چھاپا تھا. بالکل, ٹھیک ہے. یہ لیکن اس کا مسودہ جو ہے, ڈاکومنٹ جو ہے وہ محترمہ نے جی الانا کو دیے تھے اپنے ڈاکومنٹ, کہ یہ اس کے کچھ 2-3 چیپٹر مجھے بنا کے دیں. انہوں نے جب دیے تو پھر مہاتما ان سے ناراض ہوگی کہ ایوب خان کا پیریڈ آ گیا, جو یہ ایوب خان کے ایک جو یو این مشن میں ایک ممبر کے طور پر چلے گئے لندن میں, تو فاطمہ صاحب ناراض ہو کے تم ایوب خان سے مل گئے ہو, ٹھیک ہے, یہ مورے ڈاکومنٹ دے دو مجھے واپس. یہ الانا صاحب نے مجھے خود بتایا, یہ میرٹ ہوٹل میں نے ان کا انٹرویو کیا. تو کہنے کے بعد یہ پھر آگے ہم دیکھتے ہیں کہ آگے یہ اور اسی کے اندر یہ ہیکٹر بولیتھو کی کتاب لیاقت علی خان نے اس کو ایز کمیشن کیا تھا, جو آفیشیل بایوگرافی کہتے ہیں, پہلی بار, ٹھیک ہے, آفیشیل بایوگرافی 1950s میں آئی تھی یہ 54 میں آئی ہے یہ کتاب, 53 میں تو مکمل ہوئی تھی, 54 میں یہ چھپی ہے. یہ لیاقت علی خان نے ہی ان کو انگیج کیا تھا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے, پھر اس کے بعد جو میٹیریل قائد اعظم پہ آیا نا, وہ یہ قائد اعظم پیپر یہ بعد میں ڈسکور ہوا ہے. ڈاکٹر جوار زیدی صاحب کی محنت سے ہوا ہے, اور یہ 80s آنورڈ آگے چلا. پھر جواد زیدی صاحب لندن میں تھے, 90 میں اس کے جو جناح پیپر چھاپے ہیں اس کے ایڈیٹر ان چیف مقرر کیے گئے. اس کے تحت ہم نے وہ بعد میں اس کے کوئی تقریباً 16 والیوم چھپے. پھر بعد میں 3 والیوم, ایک 19واں والیوم ابھی میری ایڈیٹرشپ میں وہ ابھی فائنل ہوا ہے, تو اس کو چھپنا ہے. اچھا, ویری نائس. تو کہنے کا مقصد یہ ہے ان کا بڑا کام ہے. تو اس طرح کی کتابیں جو ہیں ود دی پیس آف ٹائم بہت رچ میٹیریل ہو گئے. اب اس کے اندر جس طرح یہ ساجد صاحب نے ہمارا بہت اویلیبل ہمارے اسٹوڈنٹ ہیں, تو ماشاء اللہ اللہ ان کو سلامت رکھے. جی انہی سے پوچھتے ہیں, یعنی آپ نے 80s تک کی تقریباً کتابوں کا کیٹیگری بتانا چاہتا ہوں, جس سے جنرل میں قائد اعظم پہ کیٹیگری, ایک تو بایوگرافیز جو ہے, اور پھر ہم جنرل بکس ہیں اس پہ جو اٹیچمنٹ میں ساجد صاحب نے اس طرح کہا ہے, جنرل بکس ہیں. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ آرٹیکلس اس پہ جو لکھے گئے. پھر ہم نے آرٹیکل کا واضح ذکر ہے کہ میں نے کسی جگہ پچھلے دنوں میں کہ یہ پڑھا تھا قائد اعظم نے کوئی آرٹیکل نہیں لکھا, یہ غلط بات ہے. قائد اعظم کا جو پہلا آرٹیکل چھپا ہے 1914 میں, 19 سینچری, ایک جنرل تھا انگریزوں کا لندن سے, اس میں پہلا آرٹیکل چھپا تھا 1914 میں. پھر قائد اعظم نے ایک جو کانسٹیٹیوشنل ریفارمز کمیٹی کا ممبر تھا, اس سے اختلاف ہوا, اس نے اس کے علیحدہ اس کے اختلاف میں 70 صفحے کی رپورٹ خود لکھی تھی. پھر اس طرح ایک سینڈرس کمیٹی جو آرمی کو کمیشن دینے کے لیے تھے مقرر 1926 میں, اس سے بھی گورنمنٹ سے اختلاف ہوا ہے, اختلاف کا طرح ہے, اور اس کی جو ہے 80 صفحے کی رپورٹ قائد اعظم نے خود لکھی تھی. تو قائد اعظم کی بڑی چیز, تو ان کی اپنی رائٹنگ, لوگوں کو اصل معلومات, کوئی کتاب موجود ہے اپنی رائٹنگ, وہ میری جو کتاب ہے ورکس آف قائد اعظم,
اس کے اندر یہ موجود ہے ساری. اچھا ویری یہ اس کے 7 والیومز چھپ چکے ہیں ورکس آف قائد اعظم کے. جی, اور وہ 1893 سے شروع ہوا ہے اور 1925 تک آیا ہے. ٹھیک ہے, صحیح. اور 26 تک آیا ہے. 26 سے آگے 30 تک ابھی والیوم دیے ہوئے ہیں. قائد اعظم چیئر کے پاس پیسے ہی نہیں ہے اس کو چھاپنے کے لیے. چلیں ہم اللہ کریں. تو اس طرح یہ کمبائنڈ ورکس ہے. یہ تو بہت بڑا کام آپ نے ہاں جی, کیا, بہت ایک بڑا. وہ بھی ہے. پھر زیادتی ہوتی ہے دوسروں کو. ایک ہمارے ان کو شریف مجاہد صاحب کا بڑا کام ہے, اسٹڈیز ان انٹرپریٹیشن, ان کی بڑی ویلیوبل کتاب ہے. پھر ہمارے ساتھی انہوں نے اس کو تھیمیٹک جو کام کیا, ہمارے ساتھی ڈاکٹر سکندر یاد, جی, تو وہ انہوں نے کرسمیٹک لیڈرشپ, بہت اچھی کتاب, بڑی اچھی ایک تھیم کے لے کر اس نے میکس ویبر کی تھیوری کے مطابق ان شخصیت کو, تو وہ بھی بڑی ویلیوبل کتاب ہے. اس میں پھر آپ دیکھیں جو سب سے امپورٹنٹ کام امریکن اسکالرز میں 3-4 نے کیا ہے, لے والپورٹ کا کتاب جو ہے جناب پاکستان, وہ سب سے ٹاپ ہے. اور انہوں نے اگرچہ میں نے اس سے سوال بھی کیا تھا کہ بھئی آپ نے پہلے ان کا, اس لیے کہ جناب نے تب لکھی ہے کہ میں نے محسوس کیا ہے گاندھی پہ کام کرنے سے, گوکھلے سے, کہ اس کے ساتھ بڑی ناانصافی ہوئی ہے. ریکارڈ کو سیدھا کرنے کے لیے میں نے یہ کتاب. واہ, بہت خوب. پروفیسر ڈاکٹر ساجد امان صاحب, کیا خوبصورت کس روانی سے آپ نے ڈاکٹر ریاض احمد صاحب نے بیان کیا. اور پھر ہمیں معلوم ہوا کہ مسلم لیگ کے مختلف ادوار پہ تو ڈاکٹر صاحب کی کتاب پرائمری سورس اب بن گئی ہے, یعنی بیسک سورس بن گئی ہے. لیکن خود قائد اعظم ورکس جو ہے وہ بھی باکمال ڈاکٹر صاحب نے وہ کام کیا. اور دیگر کچھ بکس کا بتائیے, یا ڈاکٹر صاحب کی کچھ بکس اگر آپ کے ذہن میں ہو. جی, ویسے ہی سر کے سامنے بیٹھ کے قائد اعظم پہ بات کرنا تو بہت مشکل ہے, اور سر کے سامنے سر کی کتاب پہ بات کرنا تو میرے لیے بے بس مشکل. میں شروع ایسا کر لیتے ہیں کہ ہندوستان میں جو کچھ قائد اعظم پہ کام ہوا اس میں, کیونکہ پاکستان والا تو کافی سارا سر نے ریویو کیا. اس میں دیکھیں ہندوستان میں بھی ہسٹوریکل رائٹنگز جو ہے نا, ان کو 3 مین سٹریمز میں رکھا گیا ہے. یعنی ایک تو انڈین نیشنلز پرسپیکٹیو میں, انڈین نیشنل پرسپیکٹیو وہ جو گریٹر انڈیا, مطلب ہے کہ انڈیوائیڈڈ انڈیا اور بھارت ماتا, اور اس پرسپیکٹیو میں جو کانگریس کا مین سٹریم تھا, مین تھیم تھا. دوسری ایک ہے اسلامک نیشنلسٹ جسے کہتے ہیں, جس میں مسلمانوں کی مذہبی جماعتیں زیادہ تر, جمعیت علماء ہند, جمعیت مشائخ ہند, جماعت اسلام ہند, اس وقت کا وہ سارا خاکسار تحریک اور باقی جو مذہبی جماعتیں جو تھیں وہ بھی کانگریس کی لائن کو ٹو کر رہی تھیں. ایک تیسری کیٹیگری جو ہے وہ مسلم نیشنلسٹ ہم انہیں کہتے ہیں, جو آل انڈیا مسلم لیگ کی لائن کو ٹو کر رہے تھے, جو مسلمانوں کی الگ جداگانہ آزادانہ شخصیت کو ماننے والے, یعنی مسلمانوں کی جداگانہ حیثیت کو ماننے والے جو لوگ تھے, وہ یعنی 2 قومی نظریہ کو سپورٹ کرنے والے, وہ رائٹرز. اب وہاں پہ بھی حیرانگی کی بات یہ ہے کہ قائد پہ نہ صرف ہندوستان میں مسلمانوں نے کتابیں لکھی, بلکہ ہندوؤں نے بھی کتابیں لکھی. اس پہ خشونت سنگھ والی کتاب پہ میں خصوصاً ذکر کروں گا, لیکن بعد میں وہ ہندوؤں نے بھی کتابیں لکھی. یعنی اس میں جو بڑی بڑی کتابیں ہندوؤں کی طرف سے ہیں نا, ان میں بندوپادھیائے ہیں, ان کا کتاب ہے, ڈاکٹر امبیڈکر کی کتاب ہے, اس میں ایسم برک نے ایک انڈین آتھر مہیم کے ساتھ مل کے کتاب لکھی تھی, وہ ہے. ایس کے دتا کی کتابیں ہیں, ایم کے اکبر کی وہاں لکھی ہوئی کتاب ہے. ایک بامبے سرکل والوں نے قائد پہ کام دیا تھا, محمد علی جناح, پاکستان اینڈ مسلم انڈیا. مسلم انڈیا یہ اس وقت کا مسلم انڈیا سمجھ رہے ہیں جو انڈیوائیڈڈ, جی انڈیوائیڈڈ انڈیا میں, 47 سے پہلے کی بات. جی. پھر اسی طرح سے جیسے میں نے بتایا ایس کے دتا, وہ تو بالکل انڈین پرسپیکٹیو, انڈین نیشنلسٹ پرسپیکٹیو میں جو قائد کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں, اور قائد کو تنقید کا نشانہ بنانے والے بھی انہیں ان اے وے ان سے امپریسڈ ہیں. یعنی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ قائد نے
इंडियन सारी आइडियोलॉजी को, इंडियन सारी लीडरशिप को न्यूट्रलाइज करके रख दिया। सही बात। थीसिस उनका यही बनता है। फिर चावन शहराव ने जो शिबली अतफुल हई ने वो जो उधर से किताबें लिखी, वो ये सारी मैं उन किताबों का जिक्र कर रहा हूँ जो इंडिया से छपी। आखिर में दो जो किताबें हैं ना जी, जो 2010 में इत्तफाकन दोनों लिखी गई, एक जसवंत सिंह की किताब और दूसरी B.R. नंदा ने किताब लिखी। B.R. नंदा की किताब का टाइटल है जी रोड टू पाकिस्तान, द लाइफ एंड टाइम्स ऑफ मोहम्मद अली जिन्नाह। ये रूटलेज वालों ने छापी। और जसवंत सिंह वाली किताब तो सारे जानते हैं, जिन्नाह इंडिया पार्टीशन एंड इंडिपेंडेंस, और बड़ी ज़ख़ीम किताब है। ज़ख़ीम किताब है वो। जो किताब है ना नंदा वाली, उसके तो 29 चैप्टर्स हैं जी। उन्होंने एक एक चीज़, कायद की पर्सनल लाइफ, उनकी अर्ली एजुकेशन, उनकी फैमिली हिस्ट्री, उनकी शादियाँ, उनका मतलब एक एक चीज़, और पॉलिटिकल फेजेस को भी उन्होंने इस तरह से डिवाइड किया है कि वो यानी 1906 में कायद ने कांग्रेस ज्वाइन की, तब मुस्लिम लीग बनी हुई तो थी लेकिन वो मुस्लिम लीग इतनी पॉपुलर नहीं थी। 1906 से लेकर 1914 तक वो उन्हें लिख रहे हैं कि वो एक नेशनलिस्ट मुस्लिम है। ठीक है जी, इसी तरह ज़हन में रखना होगा कि सिर्फ उन्हें नेशनलिस्ट मुस्लिम कह रहे हैं, नेशनल मतलब इंडियन नेशनलिस्ट। ठीक है, 1914 से 1920 तक वो उन्हें वो लिख रहे हैं कि वो इंडियन नेशनलिस्ट हो गए। ठीक है जी, यानी ये वो फेज़ है जब वो किताब लिखी गई जो सर जिसका जिक्र कर रहे हैं सरोजनी नायडू वाला, और ये वो फेज़ है जब कायद को हिंदू मुस्लिम यूनिटी का एम्बेसडर कहा गया। ये वो फेज़ है जब कायद कांग्रेस के भी मेंबर हैं और फिर मुस्लिम लीग के भी मेंबर हैं। ठीक है जी, उन्होंने 1913 में मुस्लिम लीग ज्वाइन की और ये कहा कि जी मैं दोनों पार्टियों का मेंबर रहते हुए दोनों को मैं ब्रिज अप करने की कोशिश करूँगा। और फिर वो कहती है कि 1920 से 1914 से बाद वाला जो फेज़, यानी वो उसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के साथ वो ले रही हैं। 1920 में उन्होंने चूँकि कांग्रेस छोड़ दी तो उस फेज़ को उन्होंने कहा कि देन ही टर्न्ड मुस्लिम नेशनलिस्ट। अच्छा ठीक है, वो मुस्लिम नेशनलिज्म की तरफ आ गए। 1940 से 1947 में वो उन्हें कहती हैं कि जी देन ही के मुस्लिम सेपरेटिस्ट। बिल्कुल ठीक है, वो उन्होंने कायद मुस्लिम सेपरेटिज्म की तरफ आ गए। वो उन्होंने पूरी कोशिश की कि हम इकट्ठे रहें हिंदुस्तान में, हिंदू और मुसलमान। लेकिन कायद के मैं ये अर्ज़ करूँगा कि वैसे तो उनका एक एक जुमला, मैं कायद मेरी एक्सपर्टीज़ नहीं है लेकिन सर से जो हमने सीखा, यूनिवर्सिटी में जो हमने सीखा, मैंने कायद के एक एक जुमले को परखा। वो ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए रेलेवेंट रहा बल्कि आज भी कायद इंडिया के लिए ज़्यादा रेलेवेंट है। वाह वाह, बहुत अच्छी। अच्छा डॉक्टर साहब, आप जो एक वो उनके मुख्तलिफ अदवार के हवाले से किताब में कायद आज़म की बता रहे हैं, मज़मून के हिसाब से भी, इसको बीच में रोक कर एक सवाल करना चाहूँगा और उसके बाद फिर आप उसी गुफ्तगू में, कि जसवंत सिंह की किताब को आप कैसे प्लेस करते हैं? क्योंकि 2010 में लिखी और ये एक ऐसी पार्टी के वो बल्कि ना मेंबर बल्कि वज़ीर ख़ारजा, वज़ीर आज़म के बाद सबसे अहम पोस्ट होती है, तो भारतीय जनता पार्टी के वो के दौर में वज़ीर ख़ारजा रहे और फिर इस किताब की वजह से उन्हें उस पार्टी से निकाला भी गया। ज़ाहिर है सारी बातें तो ऐसी नहीं होंगी जिनको हम मुसद्दक़ मुस्तनद कहें, लेकिन वैसे आप प्लेस, क्योंकि जो जहाँ तक मैंने उस किताब को देखा और पढ़ा तो कुछ बातें तो बड़ी बाकमाल लिखी हैं जसवंत सिंह ने, तो इस किताब को आप कहाँ प्लेस करते हैं? इसको हम देखो जी, अगरचे उसमें कायद-ए-आज़म की काफ़ी पहलुओं पर तारीफ़ की गई है, तो उस टैलेंट को उजागर किया गया है, लेकिन वो चूँकि इंडियन है और इम्पार्शल नहीं है, वो अपने फिर ही बिलोंग्स टू ए पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी, वो एक बीजेपी से बिलोंग करता है, और उसका फिर दूसरा है मुखालफत उसकी कांग्रेस से है। अब उसने इसको पूरा कॉनोटेशन जो है वो कांग्रेस को ब्लेम कर रहा है कि इतना टैलेंटेड बंदा लीडर, आप कांग्रेस जो लीडर वो जिम्मेदार है, इसको नाराज क्यों कर दिया? नाराज अगर ना होता ये पाकिस्तान ना बनाता, ये उसका नाचल है। हाँ सही है, ठीक है, वो उसके अपने कंटेक्स्ट में है, ठीक है वो, लेकिन इतना वो तारीफ का उसका अपने एक अंदाज है, ठीक है,
लेकिन इतना मोहब्बत में वो तारीफ नहीं उसके कर रहे जितना कि हम पाकिस्तान के अंदर करते हैं। हाँ, ये उसका कंटेक्स्ट। लेकिन उसमें हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में और बहुत सी चीज़ें उसने लिखी हैं कि जो हक़ाइक़ तो बयान किए उसने, मैंने ओवरऑल उसका जो आपने वो थीम बयान कर जी दिया। हाँ, लेकिन काम की किताब है, यानी हमारे हमें वो ठीक है, वैल्यूएबल किताब है, बड़ी ज़ख़ीम किताब है, जी वो बड़ी अच्छी किताब है वो। बिल्कुल। और मैं उसका तो पहला प्रीएम्बल ही पढ़ें तो उसने जो लिखा कि कायदे आज़म में एक ऐसी शख्सियत थे जिन्होंने अपनी जिद्दोजहद से अपना नाम बनाया। वो सोने का चमचा मुंह में लेके उस तरीके से पैदा नहीं थे जैसे ये नेहरू और बाकी लोग थे। तो कायदे आज़म के हार्ड वर्क की और उनके टैलेंट की, इंटेलेक्ट की उन्होंने जी। अब आप फरमाइए, जो आप जिस ऑर्डर से जा रहे थे, आप 80s तक पहुँचे थे कि जी जी, वो मैंने असल में बात ये की है कि अब 80s से आगे देखें, फिर आगे 90s आता है, तो 90s में हमें और किताबें इस पे ज़्यादा पढ़ती हैं। हमारे यहाँ ये कुछ इश्यूज भी रहे कि कायदे आज़म पे हमारे लोग जो है ना, को कायदे में जो कलेक्टिव वर्क्स है ना, उसको चाहिए था कि वो हम जरा अर्ली मुकम्मल कर लेते। वो हमारे यहाँ ये भी एक प्रॉब्लम है, हमारे यहाँ टीम वर्क नहीं है। जी ठीक है। हम ये एक, आई एम सॉरी टू से, नहीं सही बात है। इंडिया में चाहे वो मुखालिफ है, उनका टीम वर्क मौजूद है। वो आप हैरान होंगे, उन्होंने 100। डॉक्टर साहब एक ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद यहीं से सिलसिला हम मुतसिल करेंगे। हमारे साथ मिलते हैं इस शॉर्ट ब्रेक के बाद।